हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर लें, हमने साइंस की अभी बात करनी है। साइंस सीबीएसई क्लास 10 की बात कर रहा हूं और आज पहला सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, आगे आपके 2024 पेपर में जितने भी सेट हैं उनकी सारी सीरीज अभी क्या होगी, आपको मिलने वाली है एक एक करके। आज मैं बात कर रहा हूँ 2024 के पेपर। क्वेश्चन पेपर कोड है आपका 31/1/1। स्टेट फर्स्ट है और सीरीज ये है। इसका पेपर मैं सेम टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप पहले पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। जहां आपको दिक्कत होगी वहां आप वीडियो सोल्यूशन क्या करेंगे, रेफर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। 2024 के स्टेट फर्स्ट में जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की बात कर रहा है। और आप जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या, NaOH की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सोल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें बोल रहा है then warmed the reaction that occurs can be written in the balance form। हमसे बोल रहा है बैलेंस फॉर्म में हम क्या लिखेंगे। तो आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमें जिंक ऐड करना है। आप एक बात जानते हो कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक ऐड करते हैं तो पूरे पहले चैप्टर में अगर मैं बात कर लूं, ये वाला जो रिएक्शन है वो क्या है, थोड़ा अलग है। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ JDNOH का होल्टोइस नहीं बनता है, यहाँ क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। तो यहाँ बात कर लेंगे Na2JDNO2 हमारा बनता है। क्या बनता है, Na2JDNO2। जनरली JDNO2 जो होता है उस पर हमारा कितना होता है, ये होता है -2 चार्ज होता है। Na पे कितना होता है, +1। इसी को बोलते हैं जिंकेट। क्या बोलते हैं, जिंकेट। और ये जो होता है इसको बोलते हैं सोडियम आयन। कौन सा आयन बोलते हैं, सोडियम आयन। तो सोडियम आयन जब जिंकेट के साथ मिलता है तो ये बनता है सोडियम जिंकेट। ये +1 है, ये -2 है, तो ये +2 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, 2 लिखा गया। 2 + 2 - के साथ क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज। अगर आप ध्यान से देखें तो रिएक्शन हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे JDN और Na2JDNO2 यही बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। अब इसमें कई बच्चों को क्या है, पहले चैप्टर में ये समस्या है, सर फार्मूला कैसे फॉर्म हो रहा है, फार्मूला तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, आयन मुझे पता ही नहीं है। तो वहां पे आपके लिए क्या है, दिक्कत है। लास्ट टाइम पे आप ध्यान रखना कि जितने भी पेपर्स के क्वेश्चन है वो तो आपको रेफर करने हैं, साथ ही साथ आप पहले चैप्टर को चाहे तो आप मंजीत की बुक उठा लीजिए या प्रदीप की बुक उठा लीजिए। वहां पे आप क्या कर लेंगे, एक बार सारे रिएक्शन क्या कर लेंगे, समराइज करके एक जगह लिख लेंगे। मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करेंगे क्योंकि आपका पेपर 20 फरवरी को ही है, ठीक है ना। तो लगभग अगर मैं बात लूं कि 1 महीना अभी समय है, तो 1 महीना आप क्या करोगे, कुछ देर अगर समय दे रहे हो साइंस पे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पहला चैप्टर का वीकनेस जो है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होगी। लेकिन ध्यान रहे कि आपको रिएक्शन एक जगह लिखना है, सारे कलर्स कौन से किसमें चेंज हो रहे हैं वो लिखना है, टेम्परेचर के बारे में लिखना है। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तब तो आप ये काम कर लीजिए कि हाँ फिजिक्स और बायो के सेक्शन सही कर लीजिए, वही आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं तो मैं कहूंगा कि अभी समय है, अभी क्या है, समय है, अभी भी हो सकता है सारी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आयन से याद करेंगे, रिएक्शन एक जगह लिखेंगे, बार बार उसको थारोली क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्यों होगा ये बात आपसे कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ मिल रहा है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या, बी। यहाँ पे देखो ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, JDNO2 2- होता है और ये 1 प्लस है, तो 1 + 2 नहीं होगा, जब भी होगा 2 + 2 होगा। तो यहाँ देखो 2 + 2 था, इसलिए न्यूट्रलाइज कर लिया। ये भी हमारा गलत दे रखा है और ये सही तो दे रखा है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे, क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे गलत है, बी ऑप्शन आपको क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फॉर द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब कोई एक कंपाउंड होगा, वो एक या एक से ज्यादा कंपाउंड में हमारा क्या होता है, ब्रेक होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी डिकम्पोजिशन इज लाइट। देखो लाइट की बात कर रहा है, लाइट की जब भी बात करें आप समझ जाना, लाइट की मेनली जो आपकी बुक में रिएक्शन दे रखा है वो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का दे रखा है। तो आप ध्यान रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड ही हमारा क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड जब होगा तो यहाँ पे व्हाइटिश कलर के हमारे ये बनेगा और यहाँ पे हम बात कर लेंगे ये ब्रोमाइड बनेगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और ब्रोमाइड में हमारा ब्रेक होगा। अब एक बात समझ लो कि जब सिल्वर ब्रोमाइड की हम बात कर रहे हैं तो सिल्वर 1+ होता है, ब्रोमाइड 1- होता है। तो 1+ 1- आयन से हमारा क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है इसके इफेक्ट। तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, AgBr बन जा रहा है और 2Ag और क्या हो जा रहा है, Br2 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको क्या हो रही है, समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे H है तो H कभी भी H के फॉर्म में हम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात कर लूं, क्लोरीन कभी Cl हमारा ब्रेक होकर नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, Cl2 होता है अगर अलग फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही हम बात कर लें, ब्रोमीन होता है तो क्या होता है, ब्रोमीन हमारा Br2 होता है। तो आप एक बात समझिएगा, हमेशा ये अलग हुआ तो ये Br2 हमने लिख दिया। जनरली हमारा रिएक्शन हमें क्या समझ में आना चाहिए कि सिल्वर ब्रोमाइड था, Ag+ और Ag और Br में हमारा ब्रेक हो जाना चाहिए। तो Ag तो हमारा हो सकता है लेकिन Br हमारा बस नहीं हो सकता, Br2 होगा। क्या होगा, Br2। तो यहाँ पे हमारा
Br2 रहा और ये रहा, और जब भी होगा ये लाइट के कारण होता है, हमारा लाइट के कारण इफेक्ट होता है डिकम्पोजिशन, इसलिए हम यहाँ पे इसकी क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक और रिएक्शन होता है AgCl का, किसका होता है, AgCl का। तो AgCl में भी हम यही काम करते हैं, हमारा ये बनता है Ag बनता है और क्या बनता है, Ag बनता है, और हम बात कर लेंगे क्या, Cl2 बनता है। तो Cl2 बनता है तो यहाँ बैलेंस करते हैं 2AgCl होता है, यही हमारा होता है फोटोलिटिक, हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम दूसरे रिएक्शन के बाद बात कर लेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है तीसरा नंबर, कह रहा है मेटल एंड नॉन मेटल आयन दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो दोनों की बात कर लें, चाहे मेटल में बात कर लें चाहे नॉन मेटल में बात कर लें। आप जानते हो मेटेलिक में हमारा जो होता है मरकरी, एक्सेप्शनल केस में आता है कि मरकरी हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड। और नॉन मेटल में अगर मैं बात कर लूँ तो ब्रोमीन आता है, क्या आता है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा मरकरी और ब्रोमीन हो जाएगा, मरकरी और कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, ये कह रहा है कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, आप देखो कार्बन की बात अगर हम कर लें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, आप जानते हो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। जब इसको केल्विन में ब्रेक करते हो तो कितना होता है, 2 और 4 होता है। तो हमेशा ये क्या करता है, हमेशा ये बॉन्ड शेयर करता है, क्या करता है, शेयर करता है। इसलिए इसका नेचर जो होता है, इसका होता है टेट्रावैलेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट ही बनाता है जब भी बनाएगा, ठीक है ना। टेट्रावैलेंट बनाने के कारण ये हमेशा क्या करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड हमेशा क्या करेगा, फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। तो कार्बन कंपाउंड पहली बात कि ये शेयर कर रहा है बॉन्ड, बॉन्ड कैसे क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। और हमेशा कार्बन की चेन बनाने की प्रॉपर्टी रहती है, हमेशा क्या बनाते हैं, कार्बन का कई सारे कार्बन से हमेशा क्या कर सकते हैं, चेन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जब ये चेन बना सकते हैं और ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी हमारी रखते हैं तो ये कैसा होता है, ये तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में भी हमारा किधर पाया जाता है, हम बात कर लेंगे नॉन मेटल साइड पे पाया जाता है, इधर की साइड पे, सबसे लास्ट वाली साइड पे हम बात कर लेंगे, जिसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की जब हम बात करते हैं इधर सारा ही हमारा क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ, हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यहाँ पे पहला हम बात कर लेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये देख लो कि दूसरा ऑप्शन इसमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो बी में दिख रहा है और किस में दिख रहा है, सी में। तो पहला और चौथा वाला क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा तीसरा और चौथा दिख रहा है। तीसरा का एक बार पढ़ लो, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। पहली बात हमने कर लिया कि मेटल्स कैसे होते हैं, वीक। यहाँ पे बात कर लें नॉन मेटल्स होते हैं, कैसे होते हैं, वैसे मेटल तो होता नहीं है, नॉन मेटल होता है, क्या होता है, नॉन मेटल। तो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारे क्या होंगे, यहाँ पे कम होंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे चौथा आपका सही हुआ, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आप पेपर में जब ऐसा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कुछ ऐसे करके आया कंबाइंड, तो चेक कर लिया करो कि कोई एक हमें सही मिल जाए। आप उसमें ऑप्शन चेक कर लिया करो, एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। जब क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो क्या करो, एलिमिनेशन आप लगाओगे, आपको कुछ मिलेगा, उसके बाद आप थोड़ा सा सोचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चौथा नंबर क्वेश्चन ये हो गया, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम चौथा नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन की। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग। आपको कह रहा है फेरस सल्फेट की बात कर रहा है। फेरस सल्फेट आप जानते हो कि जब मैं फेरस सल्फेट की बात कर रहा हूं तो Fe2+ की बात कर रहा हूं और सल्फेट पे किसी बात कर रहा हूं, 2- की बात कर रहा हूं। कई बार कई बच्चों को लग रहा होगा सर आयन की बात यहां मत करिए, पेपर में नहीं है। आप एक बात समझिए, जब भी आप यहाँ रिएक्शंस की मैकेनिज्म में देख रहे हो या रिएक्शन को देख रहे हो कि कैसे फॉर्म हो रहा है, तो आपको आयन पता होना चाहिए, ईजी हो जाता है आपके लिए रिएक्शन को बनाना और रिएक्शन को करना, ठीक है ना। कह रहा है कॉपर सल्फेट की बात कर रहा है, CaSO4 की बात कर रहा है, Na2SO4 की बात कर रहा है, ठीक है ना। CaSO4 भी अगर हम देखें तो Cu पे 2+ होता है, सल्फेट पे 2- होता है। इसी तरीके CaSO4 की बात कर लें, कैल्शियम सल्फेट की बात कर लें तो Ca2+ होता है और सल्फेट कितना होता है, 2-। Na2CO3 की जब बात कर रहा है तो Na+ होता है और CO3 कितना होता है, 2-। अब एक बात समझो, यहाँ जो रिएक्शन में हमें कह रहा था आयन नहीं ब्रेक करना था, हमसे पूछ रहा है इसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है। आपने देखा होगा मार्केट में फिटकरी को देखा होगा, फिटकरी कैसा होता है, सॉलिड टाइप का जो बात कर रहे हैं, सॉलिड टाइप का हमारा मार्केट में क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है, क्रिस्टल के। ऑलरेडी उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जनरली 24H2O, वहां पे हम क्या करते हैं, रिएक्शन में पढ़ते हैं। ठीक इसी तरीके हम जब लैब में जाते हैं तो लैब में हमें क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के हमें क्या होते हैं, क्रिस्टल मिलते हैं। सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिस्टल की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने फिटकरी को बताया वैसे इसका भी होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब ऐड होते हैं तो CuSO4 के साथ ये फिक्स होता है कि 5H2O होता है। कितना होता है, 5H2O। CaSO4 जनरली मैं बात कर लूं, ये तो एक तो हमारा बनाता है क्या, यहाँ पे ½ अगर मैं बोलता हूं तो ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक होता है हमारा क्या, जिप्सम का होता है जो 2CaSO4 H2O होता है, वहां पे भी हम बात कर सकते हैं। FeSO4 अगर मैं बात कर लूं तो FeSO4 जो होता है हमारा यहाँ कितना होता है, 7H2। कितना होता है,
7H2। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जो Na2CO3 है ये तो आपने पढ़ा भी है, जिसको हम वाशिंग सोडा भी बोल रहे हैं। और Na2CO3 अगर मैं बात कर लूं तो ये 10H2 होता है। कितना होता है? 10H2। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे कितने हैं? यहाँ 7 था, यहाँ 5 था, यहाँ 10 है और यहाँ कितना है? हाफ है। तो यहाँ बात कर लेंगे 10 ऑप्शन सही होगा। मतलब वहां पे अगर मैं बोल दूं तो Na2CO3 वाले के पास हमारा क्या होगा? ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होगा। क्यों होगा? ये फिक्स होता है। क्या होता है? हाइड्रेटेड फॉर्म में इनके वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। कोरोजन की केस में जब आपने पढ़ा था तब आपने ये पढ़ा था कि जब कोरोजन होता है तो Fa2O3 इंटू XH2O लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? XH2O। क्यों लिख रहे थे? इसलिए लिख रहे थे क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि हमें पता नहीं है कि वाटर जो एटमॉस्फेयर में हमारे जिसको बोलते हैं मॉइस्चर वगैरह हमारा क्या है, कितने कंपाउंड में रहेंगे या वाटर कितने कांटेक्ट में आएगा, इसका पता नहीं है। कोरोजन होगा ये पता है, बट कितना है ये पता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते थे? XH2O रखते थे। ठीक है ना? यही आपके सिलेबस में है वाटर मॉलिक्यूल के लिए, आप ध्यान रखिएगा। Na2CO3 आपको क्या होगा? सही होगा। ठीक है ना? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेंगे। कह रहा है ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक। देखो एक बात समझो, आपने बीच में पढ़ा है एम्फोटेरिक के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक हम किसको बोल रहे हैं? जो मेटेलिक के ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड दोनों ही बनाते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्या? एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है चाहे जिंक का ऑक्साइड, हम इनको बोलते हैं क्या? एम्फोटेरिक। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ऑप्शन कौन सा होगा ये। लेकिन अगर मैं कहूं एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाओ, क्या बनाओ फार्मूला? तो आप जानते हो एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है 3+ होती है। और हम बात कर लेंगे यहाँ पे ऑक्साइड की, अगर मैं वैलेंसी देखूंगा ऑक्साइड जब बनाता है तो यहाँ पे कितना होगा? 2-। कितना होगा? 2-। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हो? Al का 2 से और O का 3 से। तो यहाँ कितना हो जाता है फार्मूला? Al2O3। Al2O3 क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि यहाँ कैसे फार्मूला बनाते हैं। यहाँ क्यों बता रहा हूं मैं? बता इसलिए रहा हूं, कई बच्चों को पहले चैप्टर में अभी भी समस्याएं हैं जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ, मैं स्कूल्स में जहां विजिट करने जा रहा हूँ वहां देख रहा हूँ कि पहले चैप्टर में बच्चों को क्या है, अभी भी समस्याएं हमारी आ रही हैं। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। क्योंकि यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चों को कंपैरिजन कर रहा हूं तो देख रहा हूं इसमें क्या है, समस्याएं हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम यही है आपकी। जेडएन की अगर मैं बात कर लूं तो जेडएन पे होता है 2+ होता है और ओ पे कितना होता है? 2- होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं तो जनरली फार्मूला हमारा क्या बनता है? Zn2O2। तो यहाँ पे जब बनाएंगे तो 2ZnO2 कॉमन ले लेते हैं, 2ZnO बनता है, या मैं बोल दूंगा क्या? ZnO बनता है। यही हमारा क्या है? एम्फोटेरिक बना रहा है। क्या बना रहा है? एम्फोटेरिक। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये एम्फोटेरिक क्या होता है? मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड दोनों ही हमारे क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं हम 6ठे नंबर क्वेश्चन के बाद अगर हम बात कर लें 7वें नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है MnO2 हमारा रिएक्ट कर रहा है 4HCl से, तो MnCl2 2H2O बन रहा है और क्या बन रहा है? Cl2 बन रहा है। हमें रिडॉक्स रिएक्शन दे रखा है। क्यों? क्योंकि अब पूछ रहा है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ये पूछ रहा है आपसे। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे हैं MnO2 की बात कर रहे हैं और 4HCl की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा रिएक्ट हो रहा है 4HCl की बात कर रहे हैं, 4HCl की बात कर रहे हैं, जब ये हमारा रिएक्ट हो रहा है तो MnCl2 बन रहा है और हम बात कर लें H2O बन रहा है और क्या बन रहा है? Cl2 बन रहा है। यही बन रहा है हमारा। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा कितना हो रहा है? ये 2H2O है। कितना है? 2H2O। तो ध्यान दीजिएगा कि जब अब देखो कुछ बेसिक बातें तुमको पता होनी चाहिए कि कब कब ऑक्सीडेशन होता है। मैं एक बात जानता हूं कि जब ऑक्सीडेशन तब होता है जब हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगा? ऐड होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? ऐड। ठीक इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं हाइड्रोजन जब रिड्यूस होता है तब भी हम क्या बोलते हैं? तब भी हम बोलते हैं क्या? ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं रिडक्शन की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं? रिडक्शन की। तो रिडक्शन तब होता है जब ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूव होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूव। और साथ ही साथ मैं बात कर लूं हाइड्रोजन जब ऐड होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? ऐड। तो ये तो केसेस हो गए कि कब हमारा ऑक्सीडेशन होता है, कब रिडक्शन होता है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। एक बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि MnO2 से MnCl2 बन रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? रिडक्शन। यहाँ क्या होगा? रिडक्शन। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है? रिड्यूस। 4HCl में यहाँ देखूं ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब समझो एक बात को, यहाँ तक तो बातें क्लियर हैं। अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ MnO2 ऑक्सीडाइज बोल रहा था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे HCl ऑक्सीडाइज हो रहा था, ये बात सही बोल रहा है, ये सही होगा। MnO2 रिड्यूस हो गया तो यहाँ तक भी बात हम बात कर लें कि ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन इन दोनों से बेटर ऑप्शन ये वाला है क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है MnO2 रिड्यूस हो रहा है, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। कई बच्चे इसी को देखकर दो ऑप्शन क्या कर देंगे? टिक कर देंगे क्योंकि उनको जल्दी रहती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और वहीं आपको निकल जाएगा तेल। देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन वाले पे टिक लगाओगे, ना कि इस पे लगाओगे। ठीक है ना?
तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगा? डी। देखो यहां तक बातें समझ में आ रही, लेकिन एक कंफ्यूजन होती है यहाँ पे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट। एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जब ऑक्सीजन हमारा रिमूव हो, जब ऑक्सीजन हमारा क्या हो, रिमूव हो या हाइड्रोजन ऐड हो, तो जिधर हम बोलते हैं, इधर की साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। कौन सी साइड बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इधर की साइड को हम बोलते हैं कौन सी साइड? प्रोडक्ट साइड। कौन सी साइड बोलते हैं? प्रोडक्ट साइड। तो हमेशा रिएक्टेंट साइड पे जब भी एजेंट की बात आ जाएगी, आप सतर्क हो जाना, बात किसी चल रही है रिएक्टेंट साइड पे। ये जो रिडक्शन हो रहा था यहां होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत विशेष ध्यान रखना यहां पे कि ये एजेंट कौन सा काम करता है? जस्ट दूसरा वाला। जस्ट क्या? दूसरा वाला। जैसे एजेंट करता क्या है? मदद करता है। एजेंट क्या करता है? मदद करता है। जो भी काम तुम करवाते हो, रियल लाइफ में बात कर रहा हूं, किसी काम को एजेंट क्या करता है? मदद करता है। तो यहां पे HCl को जो हमारा ऑक्सीडेशन करवाने का काम कर रहा है, जब ये रिमूव होगा तभी तो ये करेगा, इसलिए ये किस तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कौन सा? जो रिडक्शन होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और यहां पे ध्यान रखना, जो 4HCl ऑक्सीडेशन हो रहा है ये किस तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किस तरह? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहां कंफ्यूजन होती है बच्चे, अगर नहीं समझ में आता है तो तुम बस इतना समझ लो कि जस्ट अपोजिट वाला हमारा क्या होगा? एजेंट होगा। जैसा कि बताया गया हमेशा किस पे? रिएक्टेंट साइड पे। किस पे? रिएक्टेंट साइड पे। ठीक है ना? इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं आगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अबे ऐसे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो आप जान जाना पेपर थोड़ा सा क्या हो रहा है? लेंदी बन रहा है, क्योंकि 2024 में ये असर है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी चीजें प्रिसाइजली अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहां दिक्कत आएगी। बस थ्योरी पढ़ने या वन शॉट पढ़ने से आपको कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक है ना? यहां देखिए कह रहा है सेक्स चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई What it inherits from the mother। एक बात ध्यान रखिए, जब मैं यहाँ पे इनहेरिट की बात कर रहा हूँ, क्रोमोजोम की हम जब बात कर रहे हैं, तो क्रोमोजोम जो मदर और फादर में होते हैं, चाहे मैं फादर की बात कर लूँ चाहे मैं मदर की बात कर लूँ, हमेशा ह्यूमंस में जो हम बात कर रहे थे 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स मदर और फादर दोनों में ही हमारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। जो लास्ट वाला 23rd पेयर होता है, जैसे मैं बात कर लूं फादर में XY होता है और इसमें कितना होता है? XX। तो जब यहां पे क्या होता है? ये ब्रेक होते हैं, जब ये हमारे क्या होता है? इनका डिवीजन होता है, X और Y हमारे क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। यहां से जब अलग होता है तो ये X और ये X क्या हो जाते हैं? अलग। इसका X और इसका X मिलकर, दोनों अगर X मिल रहा है तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं? XX क्रोमोजोम, जिसको बोल रहे हैं न्यू हमारा फॉर्म हो रहा है, ये क्या होगा? ये डॉटर्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। और यहाँ पे बात कर लें X और Y मिलता है तो क्या बनाते हैं? सन। तो जो मेन फैक्टर मैं देख पा रहा हूं, ये X तो हमारा क्या है? सेम ही है। यहाँ मदर वाले क्रोमोजोम में 23rd वाला हमारा क्या है? सेम है। जो मेन फैक्टर जो हमारा वेरी कर रहा है वो कौन सा है? फादर का। कौन सा? फादर का। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है कि ये जो 23 हमारा है XY वाला, यही हमारा क्या है? मेन है। यही हमारा क्या है? मेन। तो सेक्स ऑफ चाइल्ड जो डिटरमाइन किया जा रहा है मदर से तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा किसका होगा? मेनली कौन फैक्टर है? फादर है। कह रहा है द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। तो हाँ, ये बात सही है, फादर से जो होगा उसी की बात हम क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। यहां पे कह रहा है तीसरा ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड। देखो प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होती है, ऐसा तुम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो पहले कि हाँ भैया ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही कि हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। हाँ, ये बात सही है कि जब भी हमारा फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं और फॉर्म होने के बाद एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट फॉर्म करते हैं। तो जो बेटर ऑप्शन है वैसे तो दूसरा और चौथा है, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे, मान लो कंफ्यूजन आ गई, कंफ्यूजन क्या हो गई? आ गई, मुझे एक बात पता लग गई कि दूसरा मेरा सही है, तो ऑप्शन में पहुंच जाओ कहां? तुम्हें दूसरा सही। अब पहला तुमको पता है गलत है, जब तुमको पहला गलत दिख रहा है तो जहां जहां पहला दिख रहा है पहले तो उसको काट दो, जहां जहां पहला दिख रहा है वो क्या? कट गया। अब हमारा क्या है? दूसरे की बात कर रहा है, दूसरा हमारा सही है। तो देखो दूसरा ऑप्शन तो यहां पे कहीं दिया नहीं, बस ये दिया है और यहां मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहां 3rd नंबर सही होगा, यहां ध्यान रखना टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तीसरा यहां पे पेपर खोल के देख लोगे, जो सेट पेपर मैंने क्या किया है? सेंड किया है टेलीग्राम चैनल पे, नीचे मैं लिंक पे डाल दे रहा हूं। तो यहाँ पे ये भी हमारा तीसरा है, तो पहले ये तीसरा है और चौथा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा हो गया? दूसरा वाला। तो तुम्हें एक ही पता है तब भी तुमने आंसर कर दिया कैसे? एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, जो कि तुमको बताया एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट करोगे तब भी हो जाएगा। वैसे डिटेल में तुमको बताई दिया कि ऑप्शन कौन सा है, दूसरा और चौथा। कह रहा है क्रोमोजोम की बात कर रहा है। देखो क्रोमोजोम की जब बात कर रहा है तो हम जानते हैं क्रोमोजोम क्या होता है। क्रोमोजोम हमारा हेरिडिटी फॉर्मेशन में हमारा क्या करता है? मदद करता है। दूसरी बात कर लें, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? थ्रेड लाइक क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर।
तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में जो डीएनए होता है हमारा, वो क्रोमोसोम के हिस्से ही हमारा क्या होता है, बना होता है। तो डीएनए से हम चेक करते हैं जनरली। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड, ये सही बात है, लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल, ये भी बात हमारी क्या है, सही है। कह रहा ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। देखो एक बात समझो, जब भी हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जब हमारा होता है, जो 23rd पेयर होता है, जैसे एक्स वाई है तो ये हमेशा क्या होता है, एक्स और वाई भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे अलग होता है। तो कभी भी ये पेयर में यहाँ पे नहीं होता। जब हम सेक्स डिटरमाइन करना होता है कि हाँ कौन सा सन होगा या डॉटर होगा, तो वहां पे हमारे क्या होते हैं, ये अलग होते हैं, हाइप्लॉइड केस में जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूंगा तो ये हमारा क्या होगा, पेयर में नहीं होगा। तो ये बात क्या है, गलत है। यहाँ पे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, हाँ सेल डिवीजन में हमारा होता है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है आपका। तो आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आपको सही से करके जाने हैं बच्चा, ध्यान रखना है बात को। आगे चलें हम, तो 9 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन ना बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसलिए प्यारा है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ क्या है, कंफ्यूजन है। एक बात देखो ध्यान से, इन नर्व सेल द साइट वेयर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल इज नोन एज। कह रहा है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जहां से हम बात कर लेंगे केमिकल सिग्नल में हमारे कन्वर्ट होते हैं। जनरली ये सिनेप्स में होता है। अब सिनेप्स क्या होता है आप जानते हो कि जब हम बात कर लें, यहां देखना ध्यान से, जब हम बात कर लें कि हमारे ये न्यूरॉन्स बात कर लेंगे, है न्यूरॉन में हम बात कर लें, आगे का जो साइट्स होता है उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये जो होता है यहाँ पे जो डेंड्राइट दूसरे डेंड्राइट से जस्ट कनेक्ट होने वाला होता है, तो बीच के जो गैप होते हैं इसी को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। आप जानते हो ये न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं सोमा। और यहाँ बात कर लें बीच में हमारे क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन की एंडिंग जहां होती है, एक्सॉन की, ये हमारे क्या है, एक्सॉन की एंडिंग है। एक्सॉन की क्या एंडिंग है, जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे आते हैं और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं किसमें, हम बात कर लेंगे केमिकल सिग्नल में। तो समझने वाली बात क्या थी आपको, यहां पे जो आपसे पूछा था कि कहां कन्वर्ट होगा, तो हम जानते हैं ये जनरली एक्सॉन के एंड पे कन्वर्ट होगा। किस पे कन्वर्ट होगा, एक्सॉन के एंड पे। लेकिन कंफ्यूजन यहां है कि ये जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी हमारा क्या हो सकता है, सही हो सकता है। अब देखो यहां ध्यान से, ये जो फिगर डाला है हमने, यहां पे हमारा क्या है, ये हमारा दे रखा है एक्सॉन के एंडिंग का दे रखा है कि ये एक्सॉन का एंड है हमारा, ठीक है ना। यहां पे बात कर लें न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको बोलते हैं रीअपटेक पंप हम बोलते हैं, ये हमारा होता है। जस्ट यहां से न्यूरोट्रांसमीटर हमारा क्या करता है, ये रिसेप्टर तक हमारा जाता है। तो ये जो बीच में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है, हमसे बोलते हैं कि ये जो बीच में होता है ये हमारा कहां है, ये ट्रांसफर होता है। ये भी हमारा क्या करता है, मदद करता है। ये भी हमारा क्या करता है, मदद करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में होने में। तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यहाँ मसल्स की बात चल रही है, किसी बात चल रही है, मसल्स की बात चल रही है कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारी मसल्स की तरफ जो ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है, तो मेन पार्ट इसका किसका है, यहाँ मस्कुलर का है। किसका है, मस्कुलर का। लेकिन यहाँ एक्सॉन एंड हमेशा क्या होगा, होगा ही होगा। तो ज्यादा बेटर जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, एक्सॉन होगा। कौन सा होगा, एक्सॉन, जो मुझे लग रहा है। और कई जगह मैंने देखा भी इसको, चाहे मैंने गूगल पे भी करके देखा, जो सीबीएसई ने आंसर दे रखा है उसमें भी देखा, एक्सॉन ही हमारा दिया हुआ है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक आख साइड पे कहीं ऐसा दे रखा था जो कि मुझे सही नहीं लग रहा था। आप देख लीजिएगा यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। बट कंफ्यूजन इसी में है, इसका डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। द साइट ऑफ नर्व सेल वेयर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स, इसको बोलते हैं एक्सोनल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोनल एंड। और इसी को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। देखो ये जो है हमारा ना सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, इसी पार्ट को ही हम बोल रहे हैं एक्सोनल एंड होता है, यही हमारा क्या होता है, कन्वर्ट होता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ में ये कैसा होता है, एक सिनेप्स होता है। ये भी हमारा क्या होता है, एक सिनेप्स होता है, जहां मोटर नर्व मीट करते हैं मसल के फाइबर से, मसल से किससे, फाइबर से। और यहाँ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम नर्वस सिस्टम, तो ये किसमें होता है, मसल्स में ही होता है। किसमें हम बात कर लेंगे, मसल्स में। तो ये वाइटल पार्ट हमारा होता है, मसल क्या होता है, वाइटल पार्ट होता है। तो यहाँ पे मसल्स की बात किया, यहाँ जो बात किया था इंपल्सेस की बात किया था। मेन ऑप्शन आपको कौन सी होगा, एक्सॉन से होगा। कौन सी होगा, एक्सॉन। यहाँ देखिए ये जो गैप दे रखा है, ये तो हाइयर हम बात कर लेंगे क्लासेस में जब जाएंगे तो न्यूरॉन्स के बारे में इतना डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछ रखा था ना, थोड़ा सा आपसे ट्रिकी पूछ रखा था, और कई लोग इस पे भी टिक करेंगे और कई लोग क्या करेंगे, इस पे टिक करेंगे। तो ध्यान रखना ये वाला ऑप्शन ज्यादा कम सही है, ये क्या है, ज्यादा सही है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आपसे कुछ अच्छा ही पूछ लिया है। यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे न्यूरॉन्स के बारे में कुछ और भी दे रखा है, सब देख लेते हैं एक बार। कह रहा है डेंड्राइट जो होता है, ये क्या होता है, वेयर न्यूरॉन रिसीव करता है इनपुट अदर सेल से। जब हम बात करें डेंड्राइट, जैसे हमें इंफॉर्मेशन वगैरह कोई कैरी करना होता है तो डेंड्राइट हमारा क्या करता है, ये मदद करता है। यहाँ बताया जा रहा है
यहाँ पे ड्यूरिंग सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एक्शन ऑफ पोटेंशियल हम बात कर लेंगे, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं। और सिनेप्टिक वेसिकल्स द्वारा हम बात कर लेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में हमारे क्या होते हैं। देखो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक तो आप बहुत ज्यादा डेप्थ में चले गए, बट ध्यान रखना कि जहां पे सिनेप्टिक गैप होता है उसके पहले की हम बात करें तो प्री सिनेप्टिक बोल रहे हैं न्यूरॉन। ये हमारा क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और यही हमारा क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो डिफ्यूज करता है सिनेप्टिक गैप को, मतलब हमारा क्या करेगा, यहाँ स्पेशलाइज रिसेप्टर साइट्स पे हमारा डिफ्यूज करता है और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इतना डेप्थ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, अब बस इतना ध्यान रखिए जो पीछे बताया गया आपको कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में किसके द्वारा होता है, एक्सॉन के एंड से होता है, ठीक है ना। और न्यूरो जो मस्कुलर फंक्शन था वो भी हमारा मेन रोल प्ले करता है, लेकिन वो किसमें करता है, वहां हम जब बात करते हैं तो मसल्स की फाइबर की हम क्या करते हैं, ज्यादा बात करते हैं, वहीं हमारा क्या होता है, मेन कॉन्टेक्ट होता है उस जंक्शन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे यहाँ पे स्टोमाटा की बात कर रहा है। स्टोमाटा कब क्लोज होता है, अब एक बात ध्यान रखो, स्टोमाटा की क्लोज होने की बात किया है। स्टोमाटा क्लोज तब होता है जब नाइट टाइम आता है। कब आता है, नाइट टाइम। नाइट टाइम पे ही स्टोमाटा हमारा क्या होता है, स्टोमाटा करता क्या है, हमारा गैसियस एक्सचेंज करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बात कर लें इनटेक करे और ऑक्सीजन को जो रिलीज करे, वो काम कौन करता है, स्टोमाटल पोर्स करते हैं हमारे, ठीक है ना। तो नाइट के टाइम जब ये क्लोज होता है तो उस समय ध्यान रखना कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है, नहीं होती है, तो नीड्स नहीं होता है। ये गलत बात दे रखी है, जब क्लोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं होती, ये बात सही है कि रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वाटर फ्लोज आउट, कभी भी वाटर फ्लोज आउट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वहां फूड प्रोसेसिंग का काम हमारा नाइट के टाइम नहीं होता है। जब भी होता है सन के टाइम होता है, डे टाइम होता है। वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, यहाँ पे होता है नाइट के टाइम पे। वाटर फ्लो कहां करते हैं, गार्ड सेल पे। आपने फिगर देखा होगा तो ये हमारा स्टोमेटल पोर्स था, किनारे की तरफ क्या थे, गार्ड सेल्स थे हमारे, क्या थे, गार्ड सेल्स। तो यहां से हमारे वाटर्स कहां होते हैं, फ्लावर वाटर हमारे कहां फ्लो करते हैं, गार्ड सेल्स पे। कहां फ्लो करते हैं, गार्ड सेल्स। और इसी गार्ड सेल्स में आप जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट आपका होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिससे हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो यहां पे देख लीजिए, ऑन ए प्लांट इट्स सरफेस स्टोमाटा हमारा क्या करता है, फंक्शन हम बात कर लेंगे माइक्रोस्कोपिक गेट की तरह हमारा क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करता है और वाटर लॉस को हमारा क्या करता है, मेन काम करता है। वाटर को प्लांट में रखने के लिए ये क्या कर लेता है, शट डाउन हो जाता है नाइट के टाइम पे। दे मस्ट बी ओपन ड्यूरिंग द डे, हमेशा कहां ओपन होता है, डे के टाइम पे ओपन होता है, टू लेट कार्बन डाइऑक्साइड इंटर। तो एक बात तो कंफर्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर करने के लिए कब का समय चाहिए, डे का टाइम चाहिए। कब का चाहिए, डे का, ठीक है ना। फॉर फोटोसिंथेसिस स्पेशल गार्ड सेल अराउंड द स्टोमेटल एब्जॉर्ब वाटर एंड पफ आउट टू क्लोज द गेट्स एट द नाइट। तो यही चीज आपको बताया कि यहाँ पे जो होता है गार्ड सेल्स में हमारा क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब होती है। कब होती है, जब ये स्टोमेटल पोर्स क्या होती है, क्लोज होती है। तो ऑप्शन जो सही होगा आपका वो कौन सा होगा, दूसरा चौथा हम बात कर लेंगे। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस should an object be placed to get an image of same size that of the object on the screen। देखो एक बात समझो, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। और हम जानते हैं डबल फोकस होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे, डबल फोकस। हमने बना लिया 2f2 और ये कितना हो गया, 2f2 हो गया। हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है, किससे होकर जाती है, प्रिंसिपल फोकस से। और हम जानते हैं जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो उसी डायरेक्शन में हमारी आगे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जो बनेगा ना, जस्ट इसके नीचे बनेगा और कितना बनेगा, सेम साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, सेम साइज का। तो ये कंडीशंस आप जानते हो जो आपने पढ़ रखी है, ठीक है ना, कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रहा है उसी डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो इसके अलावा आपकी कुछ कंडीशन, 5 कंडीशन और हैं जो कि आपको क्या करना है, बार बार फिगर बनाना है 2 to 3 टाइम्स। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसको बड़े हल्के लेते हैं, हम बना लेंगे, हमें याद हो गया है। अभी जब बनाने बैठते तो रे डायग्राम में तुम्हें क्या होता है, फिर पसीना छूटता है कि हाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है ना। तो ये बना लेना सही से। यहाँ ऑप्शन जो होगा सही हम बात कर लेंगे, एट द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ठीक है ना। बियॉन्ड तो नहीं होगा, बियॉन्ड नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। एट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है तो हम बात कर लें इनफाइनाइट पे बनता है, ये भी गलत हो जाएगा। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द लेंस, तो ये भी नहीं होता है। जब बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर हम बात कर लेंगे और प्रिंसिपल फोकस की बात कर लेंगे तो वहां हमारा क्या होता है, हम डबल फोकस और इनफाइनाइट के बीच में हमारा बनता है तब इमेज, ठीक है ना। सारी कंडीशंस आपको क्या होनी चाहिए, सही से याद होनी चाहिए। आगे बात कर लेंगे हम।
12 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है द लेंस ऑफ सिस्टम ह्यूमन आई की बात कर रहा है, फॉर्म एन इमेज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जिसको हम क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, इमेज की बात कर रहा है कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको। तो आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये जो सेंसिटिव स्क्रीन होती है इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। जो भी इमेज बनता है वो रेटिना पे ही बनता है। किस पे बनता है, रेटिना पे। तो यहाँ ध्यान रखना कि ये हमारे क्या होते हैं, कुछ ये फिगर आपको बनाने आना चाहिए। ह्यूमन आई का फिगर आपको क्या है, मस्ट है कि आपको आना चाहिए। हम जानते हैं ये हमारा पीपल्स होता है, जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारे पीपल्स क्या हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, और जब बड़े होते हैं तो साथ ही साथ हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम बात कर लें ये सिलियरी मसल्स होते हैं और आइरिस, ये वाले सेक्शन हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपेंड। मतलब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, सिलियरी मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे हमारे ये जो हमारी जिसको बोलते हैं पीपल, ये क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। जब भी इमेज आता है यहाँ से होते हुए, लेंस से होते हुए हमारे कहाँ फॉर्म होता है, रेटिना पर। रेटिना से ऑप्टिकल नर्व से होते हुए माइंड को या ब्रेन तक हमारा सिग्नल जाता है, वहां से हम क्या करते हैं, कोई चीज रीड करते हैं। ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ये इसलिए डाल रखा है, आप इस फिगर को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन आई आपको क्या होगा, बनाने आना चाहिए। ठीक है ना। चलते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ देखो कंफ्यूज होंगे, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। कह रहा है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनाइड। जब भी हम सोलेनाइड की बात करें, हम जानते हैं एक लॉन्ग आयरन की रॉड होती है, उस पर हमारे क्या होते हैं, कई सारे कॉइल्स क्या होते हैं, यहाँ पे वाइंड होते हैं। जब ये वाइंड होते हैं तो यहाँ पे जब हम बात कर लेंगे, कहाँ पूछा है आपसे, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड की बात किया, किधर की बात किया, इनसाइड। अगर ये जनरल पूछता तब तो हम बोलते कि ये हेलिक्स शेप का जाता है। कैसा जाता है, हेलिक्स शेप का जाता है। लेकिन जब इनसाइड की बात कर रखा है तो ये कैसा होता है, इनसाइड पे बस पैरेलल होता है। इनसाइड पे क्या होता है, पैरेलल। तो ये जो बेटर ऑप्शन आपका जाएगा ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा। लेकिन अगर इनसाइड ना पूछता तो ऑप्शन कौन सा होता, ऑप्शन नंबर डी होता। कौन सा होता, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां ध्यान रखना, सोलेनाइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल और मैग्नेटिक सिग्नल दोनों को ही प्रोड्यूस करता है। वाइंडिंग ए लॉन्ग वायर टाइटली इनटू द हेलिक्स, हम बात कर लेंगे हेलिक्स से हमारा क्या होता है। हेलिक्स का मतलब बात करें यहाँ पे, देखो तो हमने देखा होगा तो स्क्रू देखा होगा, स्क्रू पे जो थ्रेड्स होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, हेलिक्स होते हैं। हेलिक्स का मतलब क्या, कर्व फॉर्म में हमारे ऐसे क्या होता है, जाता रहता है। ये जो लपेटा जा रहा है ना ऐसे ऐसे, ये शेप ही हमारा कौन सा है, हेलिक्स शेप है। कौन सा शेप है, हेलिक्स। जो तुमने स्प्रिंग देखी है, जैसे साइकिल स्टैंड में देखी है, साइकिल स्टैंड में जो स्प्रिंग लगी होती है वो भी कैसी है, हेलिक्स शेप है। कैसा शेप है, हेलिक्स। तो हेलिक्स से कंफ्यूज नहीं होना है, हेलिक्स से ही हमारा बना रहा है। द coils turns from the circular loop से हमारा होता है। solenoid generates a magnetic field एज ए करंट ट्रेवल्स थ्रू इट। हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, यही हमारा काम है। राइट हैंड थंब रूल हम यहाँ यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, आप जानते हो। राइट हैंड थंब रूल में जो ये होता है हमारा करंट की डायरेक्शन होती है, और ये किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे मान लो कि ये वायर है, ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इधर की तरफ हमारा क्या होगा, इधर की तरफ जो होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर ये डाउनवर्ड साइड पे जाएगा तो इसी को हम बोलेंगे ये क्या होगा, करंट की डायरेक्शन होगी, और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ऐसे समझ लेना, इसी को बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क-स्क्रू रूल। तो यहाँ पे इतनी बातें बता दी। आप यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए हो गए, ये ऑप्शन कौन से होगा, ए, वो नहीं सही होगा। ध्यान रखना, कई साइट्स में मैंने देखा है कि ये एक आध साइट्स में ऐसा आंसर दे रखा है, तो वो गलत बात है कि वहां पे डी ऑप्शन नहीं सही होगा। कौन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगर वो इनसाइड ना लिखा होता तब फिर हम वहां बोलते कि हाँ वो सही है। ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन क्या है, थोड़ी बारीकी वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूं कि हाँ ये पेपर काफी अच्छा बनाया गया। मतलब यहाँ पे तैयारी की जरूरत है। अगर कोई वन शॉट पढ़ के जा रहा है बस, या मैं बात कर लूं बस थॉरली रिवीजन करके जा रहा है अपने शॉर्ट नोट्स, तो उसके लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हर बारीकियों तक वो पहुंच नहीं पाएगा। यहाँ पे आगे बात कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आइडेंटिफाई करना है फूड चेन को। जो ऑर्गेनिज्म में हम बात कर लें, सेकंड ट्रॉपिक लेवल मिसिंग है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब सेकंड ट्रॉपिक लेवल मिसिंग है तो आपसे अब जानते हो यहाँ पे कि ये प्रोड्यूसर होता है। क्या होता है, प्रोड्यूसर। ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, हम बात कर लें टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, यही हमारे होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया सेकंड ट्रॉपिक लेवल, तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल मतलब यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर की बात किया। किसकी बात की है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो ग्रास गोट दे रखा है, ठीक है, गोट लायन दे रखा है, ये भी बात सही है। यहाँ ध्यान रखना, आगे पीछे दे रखा है। फाइटोप्लैंक्टन हमारे क्या होते हैं, सी सरफेस
पे होते हैं, जू प्लैंटन उसके नीचे होते हैं, जो बड़े वाले होते हैं, जो हमारे एनिमल्स हम बात कर लेंगे या जीव होते हैं। इसके बाद स्मॉल फिश लेता है, स्मॉल फिश किसको लेता है, यहाँ लार्ज फिश को। यहाँ तक बातें ठीक है कि सब दे रखा है, आगे पीछे से मतलब नहीं है, बात बस ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ ग्रास, हम बात कर लें, यहाँ ग्रास तो दे रखा है सीधे ही, इसके बाद स्नैक दे दिया। यहाँ पे आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे क्या है, मिसिंग है। तो आपसे पूछा यही है सेकंड ट्रॉपिक लेवल कहाँ मिसिंग है, तो जो ऑप्शन सही होगा कौन सही होगा, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ग्रास यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ग्रास ऊपर लेता है, ग्रास ऊपर को कौन लेता है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन लेता है, स्नैक, स्नैक को कौन लेता है, ईगल। तो यहाँ तक हमारी क्या है, ये सीक्वेंस है, हमारे आगे पीछे दिया है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपसे बोल रखा है फूड चेन हम जानते हैं, जहां ऑर्गेनिज्म हम बात कर लें, सेकंड टॉपिक हमारा मिसिंग, ये कौन सा दे रखा है, यही है जो आपको बताया। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर हम बात कर लेंगे, जो प्रोड्यूसर ग्रास और स्नैक के बीच हमारा कुछ दिया नहीं है। तो ऑप्शन कौन सही होगा आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिशन इज ए मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टीपल फिशन की बात किया, देखो एक बात समझना, मल्टीपल फिशन हमारे कहाँ होते हैं, ईस्ट में नहीं होता है। ईस्ट में हमारा मल्टीपल फिशन हम बात नहीं करते हैं। यहाँ पे ईस्ट और हाइड्रा जब हम बात करते हैं तो बडिंग में हम बात करते हैं, इसमें बात करते हैं, बडिंग में बात करते हैं। और लेस्मानिया तो हम बात ही नहीं करेंगे, पैरामीशियम हम बात नहीं करेंगे। यहाँ प्लाज्मोडियम होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, प्लाज्मोडियम आपका होता है, जहां पे हम बात करेंगे मल्टीपल फिशन। फिशन दो ही तरीके से होते हैं, एक तो होता है बाइनरी, एक क्या होता है मल्टीपल फिशन। तो यहाँ मल्टीपल फिशन की बात किया है और एसेक्सुअल प्रोडक्शन में बात किया। तो प्लाज्मोडियम हम बात कर लेंगे। प्लाज्मोडियम हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली थ्रू द मल्टीपल फिशन। अब एक बात समझना, जो प्लाज्मोडियम होता है वो हम बात कर लेंगे, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मलेरिया। क्या बोलते हैं, मलेरिया। इसी में हमारा क्या होता है, इनका मल्टीपल फिशन होता है और ये क्या होते हैं, तेजी से हमारे क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। मल्टीपल फिशन में सिंगल पेरेंट सेल जो होता है वो स्प्लिट्स होता है कई सारे डॉटर सेल में, और प्लाज्मोडियम हमारा क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड होता है किसमें, कई सारे न्यूक्लियाई में, और वही हमारे क्या करते हैं, कई सारे डॉटर सेल को हमारे प्रोड्यूस करने की क्या रखता है, कैपेसिटी रखता है। तो पूछा यही था आपसे, आपका ऑप्शन कौन सी होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कह रहा है, अब देखो यहां समझना है आपको कि 17 से 20 नंबर तक, मतलब 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन के दे रखे हैं। अब बड़ा सतर्क हो जाया करिए, क्योंकि असर्शन रीजन क्या होता है, जितना आसान लगता है उतना ही ज्यादा क्या है, टिपिकल है। अगर ऑप्शन नंबर ए और बी आ गया तो हम जानते हैं कि असर्शन में हमारा अगर पहला सही है, रीजन सही है, और इसको हमारा क्या कर रहा है, रिलेशन फॉर्म कर रहा है, रिलेशन फॉर्म कर रहा है, मतलब ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है रीजन, तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं, असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन अगर मैं बात कर लूं ये कोई रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, कोई भी हमारा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो हमारा यहाँ पे हम बात कर लेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। और इसी तरीके अगर असर्शन हमारा सही है और रीजन गलत है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, सी। और हम बात कर लेंगे अगर असर्शन गलत है और रीजन सही है तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। अब एक बात समझना, इसको करने का एक तरीका है आपका, जब भी आप असर्शन रीजन करते हो, कोई एक सेंटेंस अगर गलत मिल गया, आग बंद करके दूसरा वाला टिक कर लोगे, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी दोनों गलत दिया नहीं है। अगर एक गलत मिला तो दूसरा सही होगा ही होगा, लेकिन अगर दोनों सही हैं तो बड़े सतर्क हो जाया करो, क्योंकि वहां पे गलती होने के चांसेस होते हैं। क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है दूसरे को, कैसे करते हैं इसको, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर किससे, 17 से। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड When जिंक रिएक्ट्स विद द नाइट्रिक एसिड। देखो जिंक जो होता है नाइट्रिक एसिड से बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, नाइट्रिक एसिड से। जब भी नाइट्रिक एसिड से हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमारी नहीं निकलती है। उसका रीजन ये होता है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बात जो दे रखी है वो सही दे रखी है कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस हमारी निकलती नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं HCl और H2SO4 से, तो वहां पे हमारा क्या होता है, वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब भी किसी मेटल से रिएक्शन होता है। तो यहां बात कर लेंगे नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर, एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस। ठीक है, सही बात बोल रहा है। तो ये हमारे क्या है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों, अब देखो ध्यान से, पूरा सेंटेंस कैसे पढ़ते हैं, असर्शन के जस्ट बाद आप लगाओगे बिकॉज। अगर बिकॉज का आंसर आ रहा है और वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है तब तो बोलेंगे कि वो ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन अगर बिकॉज लगाने के बाद दूसरा वाला उससे कोई मैच नहीं कर रहा है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो यहां पर कह रहा है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर। हाइड्रोजन गैस किसमें प्रोड्यूस हो जाता है, वाटर में, एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस। और अपने क्या हो जाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, अपने क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जो बातें बोली हैं वो सही बोली हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बता ही दिया। एक्सप्लेनेशन में हम बात कर लेंगे, जिंक जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, वाटर में, और इस प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड हम बात कर लेंगे रिड्यूस हो जाता है, जैसे NO NO2 इनमें हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप जानते ही हो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं HNO3 की बात कर रहे हैं, किसी बात करें, HNO3 की बात करें, ठीक है ना। चलते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। बहुत ही विशेष ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में ही तुम क्या करते हो, यहां पे हम बात कर लेंगे, ए प्रोसेस वेयर हार्मफुल केमिकल्स increases in concentration as they move up to the food chain। जैसे अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, ये प्रोड्यूसर होता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है, और हम बात कर लें सेकेंडरी कंज्यूमर होता है और टर्चरी कंज्यूमर। तो जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है वो किस पे आता है, टर्चरी कंज्यूमर पे आता है। जो बात बोल रखा है वो क्या है, सही है। यहाँ असर्शन की बात जो कही है वो क्या है, सही है, ठीक है ना। Which are passed through the organism next trophic level along with food, higher trophic level, higher concentration of harmful chemical। जैसे ईगल की केस देख रहे हो, ईगल हमारा क्या हो रहा है, डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे किस में आता है, टर्सरी कंज्यूमर में। तो अगर जो केमिकल्स वगैरह जो यूज करते हैं, तो वैसे तो डीडीटी का एक है, पेस्टिसाइड्स का जो हम यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह, जिससे हमारे क्या होते हैं, बैड इफेक्ट आते हैं, और ईगल वगैरह हमारे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो उसका यूज करना मार्केट में भी कम हुआ है। डीडीटी की बात करें, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथिन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। रीजन यहाँ पे क्या है, रीजन क्या देखा, पहले पढ़ लेते हैं। हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिजीज एंड पेस्ट। देखो यहाँ पे क्रॉप्स की बात किया है कि हम ये क्या करते हैं, केमिकल और स्प्रे करते हैं ताकि वो क्रॉप पे हमारा क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके डिजीज और पेस्ट से। तो बिकॉज लगा के एक बार चेक कर लो इसको, बिकॉज लगा के क्या आंसर आ रहा है, ये भी सही दे रखा है, वो भी सही है। Accumulation of harmful chemical is maximum in the organism at the highest trophic level of food chain because harmful chemical are spread on the crops to protect them from disease and pest। तो यहाँ क्रॉप्स की बात किया है, वहाँ टर्सरी कंज्यूमर की बात किया। तो अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे जो दे रखा है वो दोनों का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी। यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों ही हमारे क्या है, सही है। यहाँ पे जो बोल रखा है ये भी ट्रू है, बिकॉज हार्मफुल केमिकल्स आर ऑफन इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनवायरनमेंट थ्रू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। पेस्टिसाइड्स और केमिकल कंपाउंड्स हम बात कर लेंगे, ये किल करते हैं पेस्ट को और प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, ठीक है ना। तो यही चीज आपसे बोल रखा है और वो क्या कर रहा है, रिलेट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, बी। मैं आपसे कह रहा है कि द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। आप एक बात जानते हैं कि जब मैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं तो वहां पे ऑक्सीजन में हमारा क्या होता है, कम होता है। ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उनकी ब्रीदिंग रेट हमारी क्या होती है, फास्टर होती है। तो बात वही कर रहा है कि यहाँ ब्रीदिंग रेट जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फास्टर होता है। तो बात क्या है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, रीजन में जो दे रखा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर में कह रहा है बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से फास्टर होता है। तो ये बात गलत है। वाटर में जो होता है वो क्या होता है, वाटर में हमारा लेस होता है, वाटर में क्या होता है, लेस ऑक्सीजन हमारे होते हैं एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो ये जो दे रखा है ये रॉन्ग दे रखा है और ये क्या दे रखा है, सही दे रखा है। तो मतलब ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो आपको ये दे भी रखा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, इनको जरूरत होती है विच कंटेन्स लेस ऑक्सीजन कंपेयर टू एयर। एयर से कंपेरिजन में हम बात कर लेंगे, ऑक्सीजन का लेवल वाटर में क्या होता है, कम होता है। इट मींस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हमारे क्या करते हैं, ज्यादा इनको क्या होता है, हम बात कर लेंगे ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे। यहां पे अगर हम बात कर लें, सन जब एक तरफ से होता है हमारा और जब बारिश की बूंदें हमारी आती हैं, तो बारिश की जो कई सारी बूंदें होती हैं वो एक्ट करती हैं हमारी किस तरह, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन, जिसके कारण हमारी लाइट्स क्या होती है, लाइट्स हमारी कई कलर्स में हमारी ब्रेक हो जाती है और जिधर सन होता है उसको जस्ट अपोजिट साइड हमारा क्या होता है, रेनबो हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है। तो यहाँ जो बातें बोली गई हैं ये ऑप्शन आपका सही था। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ये जो दे रखा था ओवर हेडेड एंड वाटर ड्रॉपलेट आल्सो प्रेजेंट इन एयर, हाँ तो ये बात सही है, बिना वाटर ड्रॉपलेट के रेनबो फॉर्म हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो बातें दे रखी है सही दे रखी है। अब चेक करेंगे क्या ए होगा या बी होगा। A rainbow is natural spectrum of light in the sky because a rainbow is found in the sky
द सन इज ओवरहेडेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। तो ये हमारा क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। यहाँ बता भी रखा है, अगर आप ध्यान दोगे तो असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा कौन सा है कि असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन हमारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बात कर लेंगे। अब एक नंबर के क्वेश्चन क्या हो गए, खत्म हो गए। लेकिन यहां तक मुझे ये बात दिखी कि 2024 के पेपर में जो दे रखा है, पेपर का लेवल बड़ा अच्छा सेट कर रखा है। अगर इस लेवल का आएगा पेपर में तो ऑब्जेक्टिव भी जो आप सोच के चलते हो कि हाँ तुक्का लगा देंगे काम चल जाएगा, तो ये बात नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। इसका मतलब 1 मंथ अभी बाकी है, नेट 1 मंथ बाकी है, 25 को आपका पेपर है साइंस का। आप एकदम प्री प्लानिंग कर लीजिए कि हाँ इस सब्जेक्ट पे मुझे टाइम देना है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमसे कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और जस्टिफाई करना है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारा रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं स्लैग लाइम। इसको क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम बोलते हैं। और इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम से हम वाटर जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, स्लैग लाइम बनता है, और हीट भी एनॉर्मस अमाउंट में हमारी क्या होती है, निकलती है। तो यही चीज आपसे बोला है। और ये रिएक्शन हमारा कौन सा है, हम बात कर लेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो कंपाउंड मिलकर हमारे बन रहे हैं। इसको तुम जस्टिफाई ऐसे कर सकते हो, तुमने पेंटर को देखा है, पेंटर घर पे आता है, वो क्या करता है, चूने का बड़ा बड़ा हम बात कर लेंगे खड़िया टाइप का कुछ लिया जाता है, उसको क्या करता है, किसी बड़े बर्तन में हमारा डाल के उसके डंडे से क्या करता है, हिलाता है। आप देखते हो हीट निकलती है, क्या निकलती है, हीट। तो वो जो हीट निकलती है उसी की बात कर रहा है। और यहाँ कैल्शियम का हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फर्दर हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यही चीज आपसे क्या किया है, बात किया। ये किस तरह बिहेव करता है, एज एन एल्कली की तरह बिहेव करता है। वही बात है, सोल्यूशन हमारा क्या करता है, बनाता है। कह रहा है स्टेट वन रूल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबका एक एक रूल आपसे क्या किया है, पूछा है। हाइड्रोलिक एसिड्स के हमें बारे में पूछा है। हाइड्रोलिक एसिड्स क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है किसको, हम जानते हैं कि ये हमारा बैक्टीरिया जो होते हैं उसको क्या करता है, किल करता है। और जो हमारा पेप्सिन होता है वो हमारा क्या करता है, प्रोटीन को हमारे डाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पे बात कर लेंगे, ये डाइजेस्ट प्रोटीन बाय क्रिएटिंग एसिडिक इन्वायरमेंट इन द स्टमक, ठीक है ना। और ये एक्टिवेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम बात कर ले पेप्सिन। जो बोला मैंने, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, तो उसमें भी हमारा क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे विली। विली हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्या करता है, ये प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ऐसे फिंगर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो इसका हम सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। कई सारे होते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। फूड के एब्जॉर्ब होने में उसको क्या होता है, मदद मिलती है। क्या होती है, मदद मिलती है। तो यहाँ बात करें एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, तो यहाँ पे हमारा सही बात है। अब बात कर लेंगे एनल स्फिंक्टर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर रिंग होता है जो कंट्रोल करता है और रिलीज करता है फेसेस को फ्रॉम द रेक्टम। रेक्टम से जब बाहर निकलता है, जब हमें यहाँ पे बाहर हम बात कर लें, जब भी मोशन समय लगते हैं तो उसको कंट्रोल करने का भी काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, वॉलंटरी एक्शन। तो यहाँ देखिए, इट हेल्प्स टू मेंटेन कॉन्टिनेंस एंड द इंश्योर्स दैट बाउल मूवमेंट्स एंड आर वॉलंटरी। हमारा कैसा होता है, बाउल मूवमेंट, यहाँ पे हम बात कर लें वॉलंटरी, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार ही वो क्या होता है, वर्क करता है। तो ये बात आपकी क्या इंपॉर्टेंट है, एनल स्फिंक्टर की। यहाँ पे ध्यान रखना, कंट्रोलिंग फंक्शन का हमारा काम करता है, और फिशेस को भी क्या करता है, बाहर निकाल, रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, जो दे रखा है लाइपेज की बात कर लेंगे। लाइपेज आप जानते हो, जो ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। एक तो ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज हमारा क्या होता है, पैंक्रियास से पैंक्रिएटिक हमारे एंजाइम होते हैं, जो कि क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं। तो यहाँ पे आपसे लाइपेज की बात की है, तो एंजाइम जो हमारा क्या करता है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में करेगा। किसमें करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और वो एब्जॉर्ब क्या करता है, ये हमारा एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारे समझ से दिख नहीं रहा होगा लास्ट वाला, तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, नीचे। अभी ठीक है। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी, यही हमने क्या किया है, अभी बताया है, ठीक है ना। चलते हैं आगे, ये तो हमारा एक्सप्लेनेशन था। 23 का ए नंबर कर रहा है, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स। अब एक बात ध्यान रखो, जब हमें सेंसिटिव प्लांट की बात करा है, तो आप वहां पे एक एग्जांपल ले सकते हो, जिसको बोलते हैं मिमोसा पुडिका।
यहाँ देखो मिमोसा पुडिका, इसी को बोलते हैं टच मी नॉट, क्या बोलते हैं, टच मी नॉट। सेंसिटिव प्लांटेड हमारे क्या करते हैं, रैपिड एक्शन करते हैं, वो इसलिए करते हैं जो नीचे हमारे वहाँ पे एनिमल्स होते हैं उनको क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तुरंत क्या हो जाएंगे, झुक जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ रूट्स जो होता है इनका डाउनवर्ड्स मूवमेंट होता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ ये कैसा होता है, ग्रेविट्रोपिज्म हमारे क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो ये अंदर की साइड पे हमारा मूवमेंट होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। देख लेते हैं, लीव्स हमारे सेंसिटिव होते हैं मिमोसा पुडिका प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्स हमारा हम जैसे ही हम टच करते हैं तभी होता है। मूवमेंट हम इसको बोलते हैं क्या, थिग्मोनेस्टी बोलते हैं। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, थिग्मोनेस्टी हम बोलते हैं। लिप्स जो फोल्ड होता है इनवर्ड्स की तरफ या ड्रूप हमारा ये होता है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ये ध्यान रखना वर्ड, डिफेंस मैकेनिज्म। और ये क्या करता है, टू डिटर हर्बीवोर्स, जितने भी हर्बीवोर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बात किया, ये काम करता है। मूवमेंट इज रैपिड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ, ये ग्रोथ से कोई मतलब नहीं होता है, खुद ही होता है और बहुत जल्दी होता है। यहाँ पे बात कर लें तो ग्रेविट्रोपिज्म होता है और मूवमेंट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव रिस्पांस होता है, ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ हमारा अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रेविट्रोपिज्म में अगर स्टेम की बात कर लूं तो ये क्या होता है, अपोजिट होता है, तो यहाँ निगेटिव हमारा होगा। कैसा होगा, निगेटिव। अगर हम स्टेम की बात करूंगा तब, रूट की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, पॉजिटिव। और अलाउइंग द रूट टू ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन हम बात कर लेंगे, ग्रेविटेशन पुल, ठीक है ना। ये हमारा कैसा होता है, स्लोवर होता है। कैसा होता है, स्लोवर। तो आपसे डिफरेंट बस पूछा था, बस आपको डिफरेंट ही बताना था, आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देयर इज अ हार्मोन विच रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म हमारे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और उसको रेगुलेट भी करता है। हम बात कर लें, कह रहा है द हार्मोन एंड द ग्लैंड, हमें बताना है, सीक्रेट्स हमें ये भी बताना है, नेम बताना है उनके, ठीक है ना। कह रहा है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड आवर डाइट। देखिए एक बात समझिए कि ये हार्मोन जो है उस हार्मोन को बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन में T3 और T4 होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म को हमारे क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को बॉडी में। ये थायराइड ग्लैंड होता है जो कि हमारा सेक्रेट करता है इसको। और आयोडाइज्ड साल्ट हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आयोडीन कंटेंट होता है और ये एसेंशियल होता है किसके लिए, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के लिए, कि वो थायरॉक्सिन को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। अगर ये नहीं करेगा तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं, गॉइटर। तो गॉइटर से हमारा क्या हो जाता है, इसकी कमी अगर हो जाएगी आयोडीन की तो हमारा क्या हो जाएगा, गॉइटर हमारी बीमारी हो जाएगी। थायरॉक्सिन करता क्या है, थायरॉक्सिन हमारे बॉडी के, जो हम बात कर लेंगे ऑप्टिमल जो ग्रोथ होते हैं, जब न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में हमारा मदद करता है, तो ये हमारा क्या करता है, इसके ग्रोथ को और डेवलप करने में हम क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में भी हमारा क्या करता है, मदद करता है। तो ये थायरॉक्सिन का मेन काम होता है आपका। यही चीज आपसे पूछा था, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। नीचे कुछ और बता रखा है, क्या कह रहा है, मच थायरॉक्सिन इन द बॉडी it can cause hyperthyroidism and when thyroid gland is underactive, ये हाइपो। तो ज्यादा और कम की बात आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है, हाइपर और हाइपो की बात किया है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हाँ इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि आयोडीन की कमी से हमारा क्या हो रहा है, गॉइटर की हमारी बीमारी हो रही है। जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हमारा प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ ज्यादा मेंशन करना चाहें तो आप T3 और T4 की बात कर लेंगे। T3 और T4 भी हमारे क्या करते हैं, यहाँ पे ये थायराइड हमारे क्या होते हैं, ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलते ही है, ठीक है ना। ये भी हमारे यही काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन बोल रखा है, देखिए कह रहा है ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर की बात किया, किसी बात किया, मिरर की। ध्यान रखना जब भी तुमसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर कहे, एक ट्रिक है आप याद रख लेना कि इसके हाफ सेक्शन को जब आप बनाओगे तो ये आपने ढका तो इधर वाली साइड किस तरह बिहेव करेगी, कॉन्केव मिरर की तरह। और इस तरफ अगर मैं करूं, हाफ साइड को मैंने यहाँ पे छिपाया तो ये किस तरह बिहेव करेगी, ये करेगा कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव मिरर की तरह करेगा और एक इस तरह कॉन्वेक्स मिरर की तरह। हमसे बोला है कॉन्वेक्स मिरर की बात किया। कॉन्वेक्स मिरर आप फोकल लेंथ हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, हमें फोकल लेंथ दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। आप जानते हो कि जो कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ होते हैं किधर किधर बनते हैं, हमेशा पीछे साइड पे बनते हैं, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर हमारा क्या है, डिस्टेंस पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो क्या होगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा। जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, फोकस से होकर हमारा जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके अगर हम बात कर लें
कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होकर जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। जब इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये छोटा इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, छोटा। ये बात तो हमें समझ में आ गई। हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था इसको सॉल्व करने के लिए। तो देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट कितने पे प्लेस्ड है, 10 सेंटीमीटर पे। जो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर। इधर की साइड पे है तो माइनस में होगा, किसमें होगा, माइनस में। मतलब u इक्वल टू कितना, -10 सेंटीमीटर। और जो फोकल लेंथ दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है। तो हम बात कर लेंगे f इक्वल टू कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय द मिरर। v निकालना है, क्या निकालना है, v। आप जानते हो एक फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कि किसके लिए होता है, ये होता है मिरर के लिए। किसके लिए होता है, मिरर के लिए। तो जब पुट करोगे तो 1/v इक्वल टू तुमको निकालना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। यहाँ से निकाल लो 1/v इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/15। कितनी दे रखी है, 1/15। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10। जब सॉल्व करोगे तो 1/15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/10। जब सॉल्व करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 30। 15 टू जा 30 और 10 3 कितना, 30। ये कितना हो जाएगा, 5/30, 5/30। v इक्वल टू अगर तुम निकालोगे तो 30/5 आएगा, जो कि हम बात कर लेंगे 6 सेंटीमीटर। और तुम देख पाओ तो ये हमारा कितना है, v दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये यहाँ के आसपास दे रखा है इसी के, ठीक है ना। v इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर। निकालना इतना ही था, पोजीशन बस पूछा था निकालने के लिए। तो आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप इसमें फिगर भी बना दोगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिगर आपको बार बार बोल रहा हूँ, 2 से 3 बार आपको क्या करना है, पेपर से पहले बना लेना है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। हमसे कह रहा है यहां शो करना है, क्या शो करना है, हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ऑफ ईच रेजिस्टेंस। 3 रजिस्टर्स हैं, सबको 6 ओम का है, सो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज 9। अब एक बात समझो, जब भी मैं जानता हूं, एक बात ध्यान समझना, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं, बहुत ध्यान देना है यहाँ पे। मान लो 2 ओम के हमारे क्या है, रजिस्टर्स हैं, 2 ओम के क्या है, रजिस्टर्स हैं, और 3 टाइम्स हमने इनको सीरीज में रखा है। तो जब सीरीज में रखा है, सबका रिजल्टेंट अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 6 ओम। कितना आएगा, 6 ओम। मैं देख रहा हूं जो रिजल्टेंट आ रहा है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से सारे हमारे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, ज्यादा। तो जब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो किसमें कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। और इसी तरीके अगर मैं बोलूं कि मान लो ये पैरेलल में है, किसमें है, पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में होंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। जब ये काम किया तुमने तो तुम्हारा कितना आया, 3/2 आया। ये 1/rp इक्वल टू हो, तो rp इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे निकालोगे 2/3। यहाँ पे कितना आ गया, 0.67। अब एक बात ध्यान दो कि जो पैरेलल में कनेक्ट किया आपने, तो यहाँ देख रहे हो कि ये कितना है, 0.67, जो कि 2 ओम से हमारा क्या है, काफी कम है। तो मुझे एक कंक्लूजन क्या निकला, जब सीरीज में होगा तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ज्यादा। जब पैरेलल में होगा तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कम। यहाँ पे जो दे रखा है वो 6 ओम दे रखा है, और रिजल्टेंट जो दे रखा है वो कितना, 9 ओम दे रखा है। मतलब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हमारे चल रहे हैं वो क्या है, सीरीज और पैरेलल के मिक्स है। सीरीज और पैरेलल क्या है, मिक्स है। तो एक बार हम चेक करेंगे इसको। तो यहाँ पे जब आप चेक कर रहे हो तो मान लो 6 ओम के 3 रजिस्टेंस है, 6 ओम के क्या है, 3 रजिस्टेंस है। और एक बार हम क्या कर ले रहे हैं, इन दोनों को हम क्या कर ले रहे हैं, सीरीज में कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ओम दे रखा है, मतलब कुछ ज्यादा होगा, जो मेरा बेसिक सेंस काम कर रहा है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, एक बार हम क्या कर लेते हैं इसको, पहले हम पैरेलल में कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं, पैरेलल में। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लो ये R1 है और ये क्या है, R2 है। तो यहाँ पे लिखोगे लेट R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो जब हम बात कर लेंगे पैरेलल होगा तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जब निकलेगा पैरेलल का, तो हम बात कर लेंगे 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। यहां से निकालोगे तो 2/6 आएगा 1/rp इक्वल टू। तो rp इक्वल टू अगर तुम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/2। 6/2 का मतलब कितना, 3 ओम। और आप देख रहे हो 3 ओम में अगर 6 ओम ऐड कर दिए तो 9 ओम आ जाएगा। तो हम बात कर लेंगे एंड rp एंड r3 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। जब ये सीरीज में होगा तो हम बात कर लेंगे कैसे होगा। तो r इक्वल टू जो सीरीज वाला आएगा rp प्लस हम बात कर लेंगे r3। तो यहाँ पैरेलल वाला कितना आया, 3 ओम, और कितना है, 6 ओम। तो ये कितना हो गया, 9 ओम। तो यही हमें लाना था। तो आप एक बात यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दोगे अगर करना चाहो सर्किट बना के। तो हमारा ये हो गया, ये 6 ओम हो जाएगा, ये भी 6 ओम हो जाएगा, ये भी 6 ओम हो जाएगा,
यहाँ पे हम बात कर लेंगे किसी बैटरी से हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये क्या हो गया, R3 हो गया। हमसे पूछा यही था कि 9 ओम कब आ रहा है, तो दो ठो हमारे किसमें होंगे, ये हमारा होगा पैरेलल में और एक किसमें होगा, सीरीज में होगा, किसमें होगा, सीरीज में। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इन ए गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन द वाट। हमें रजिस्टर कितना दे रखा है, 2 ओम पे हमसे पूछ रहा है, 2 ओम रजिस्टर पे हमसे क्या पूछ रहा है, पावर। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, क्योंकि इसको मान लो R1 और इसको मान लो क्या R2, R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो हम बात कर लेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस क्या R2, तो 1 प्लस 2 कर लेंगे तो कितना हो गया 3 ओम। यहाँ पे अगर हम बात कर लें, हमें निकालना क्या है, इस पे निकालना है पावर। तो तुम कर क्या लो, पहले करंट निकाल लो। क्यों, क्योंकि तुम जानते हो कि जो सीरीज में हमारा सेम होता है वो क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। तो यहाँ पे जब तुमने निकालना है तो पी यहाँ पे निकालोगे V इक्वल टू कितना IR, किससे, बाई ओम्स लॉ, तुमने बात कर लिया। V इक्वल टू IR, I इक्वल टू कितना V अपान R, तो V कितना है 6 है और R कितना है 3 है। तो I जो आएगा वो कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा, कितना आएगा 2 एम्पियर। जब I 2 एम्पियर आपका आ गया, तो अब एक बात समझो, हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर। तो यहां बात कर लोगे, पावर एट 2 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हम जानते हैं जो पावर का फार्मूला होता है, एक होता है I स्क्वायर R, क्या होता है I स्क्वायर R, और एक होता है VI होता है, P इक्वल टू कितना होता है VI। अब देखो ध्यान से, या तो तुमको इस पे वोल्टेज पता होता तब तो तुम VI लगाते, लेकिन वोल्टेज पता नहीं है, निकाल सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। I स्क्वायर R लगाएंगे तब भी हमारा काम क्या हो जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी आई थी 2, क्यों, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, और R कितना है हमारा 2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2। तो जब तुम निकालोगे तो कितना होगा 8 वॉट आएगा, कितना आएगा 8 वॉट। ध्यान रखना यहाँ VI क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वोल्टेज हमने इस पे पता नहीं है, हमें पूरे सर्किट का वोल्टेज पता है। सीरीज में वोल्टेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो गलती अगर थोड़ी सी भी करोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, सही होगा 8 वॉट। तो इतना ही करते हैं, आज के बाद हम बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट का वीडियो अभी जल्दी ही आ जाएगा। टोटल 38 क्वेश्चन है, 25 तक हमने कर लिए हैं। आपके 5-10 क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो क्या हो जाएंगे, 13 क्वेश्चन बचे हैं लगभग, तो कल की क्लास में आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ऐसे ही साइंस की सीरीज आपकी आती रहेगी, आप मेहनत करिए। मैं उम्मीद आपसे ज्यादा लगा के बैठा हूं कि आप बहुत अच्छा काम करोगे। लेकिन हाँ, अगर कोई डाउट्स है तो मैंने नीचे नंबर डाल रखा है, वीडियो नीचे आप जाओगे, टेलीग्राम लिंक और वीडियो है। पहले तो टेलीग्राम लिंक पे जाना, पेपर को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, प्रॉब्लम हो तभी वीडियो रेफर करना, पहले वीडियो नहीं देखते। जिनकी तैयारी एकदम जीरो चल रही है उनको पहले कहूंगा कि पहले पेपर देख लो, फिर उसके बाद काम करना। क्योंकि जब जीरो चल रही है बच्चा, लास्ट टाइम आपको कम समय में ज्यादा काम करना है, तो तुमको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि हाँ पेपर में क्या क्या आ रहा है। अभी रिसर्च नहीं कर सकते, ना ही तुम नॉलेज ले सकते हो। उन बच्चों को पहले ही रोकूंगा मैं कि जो इस समय नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, इस समय नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, आपने नंबर के लिए पढ़ना है। इस एग्जाम के बाद जितना मन चाहे उतना नॉलेज ले लेना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।